हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स में जो सेकंड यूनिट है डिफ्रैक्शन, उसमें फ्रेनल डिफ्रैक्शन चल रहा था। इसमें अपन ने जो सर्कुलर एपरेचर था, उस सर्कुलर एपरेचर के कारण डिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे जो स्ट्रेट एज है, एक सीधी लाइन या एक सीधा अवरोधक, सीधी कोर, उसके द्वारा विवर्तन। तो आज का हेडिंग डालूं, एक सीधी कोर द्वारा विवर्तन। एक सीधी कोर द्वारा विवर्तन, डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्ट्रेट, एट ए स्ट्रेट एज। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बड़ा, यह आपकी स्ट्रेट एज, यह आपकी स्क्रीन, यहाँ पर आपका सोर्स, बिंदु P, यहाँ पर जो तरंगाग्र है, यहाँ पर है आपका P2 पॉइंट, यह है आपका P1 पॉइंट, यह है आपका W डैश, यहाँ पर पॉइंट है आपका O, पॉइंट O है। ये पॉइंट है आपका O2, ये पॉइंट है आपका O1, ये वाला, ये O2, ये आपका O। ये है आपका स्ट्रेट एज, ये है आपकी स्क्रीन, पर्दा, ये है आपका मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, एस, मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स। ये है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यानी बेलनाकार तरंग धैर्य, बेलनाकार तरंग धैर्य।
सॉरी तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। अब जो तरंगाग्र है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। नोट करो, ये दूरी है आपकी ए, यानी स्ट्रेट एज से लेके स्क्रीन के बीच की दूरी है आपकी, ये तो बी, ये दूरी है आपकी ए, ये दूरी है सोर्स से एज के बीच की दूरी, सीधी कोर के बीच की दूरी ए, सीधी कोर से स्क्रीन के बीच की दूरी बी। एज है आपकी ओ डी, ओ डी। ये है आपका प्रकाशमय क्षेत्र, ये वाला प्रकाशमय क्षेत्र। प्रकाशमय या प्रकाशमान क्षेत्र कौन सा? पी बिंदु के ऊपर। नीचे है अंधकारमय क्षेत्र, अंधकारमय क्षेत्र। पी बिंदु से नीचे या P1 ये है आपका अंधकारमय क्षेत्र, P2 ये है आपका प्रकाशमय क्षेत्र। WW डैश है आपका, WW डैश ये है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एस है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, नैरो लाइट सोर्स। OD है आपका स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज और स्क्रीन के बीच की दूरी है आपकी बी, स्ट्रेट एज और सोर्स के बीच की दूरी है आपकी ए, और ये आपका XY है, XY ये है स्क्रीन। यहाँ तक नोट करो। इसमें लिखो वो मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स से उत्सर्जित, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्सर्जित मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, नैरो भी कर लो, मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स से उत्सर्जित सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यानी एकवर्णीय प्रकाश स्रोत, एकवर्णीय बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित बेलनाकार तरंगाग्र सीधी कोर पर आपतित होता है, सीधी कोर पर आपतित होता है। वेव फ्रंट स्ट्रेट एज पर आपतित होता है, आपतित होता है। वेव फ्रंट WW डैश स्ट्रेट एज पर आपतित होता है। आपतित होने के बाद इस स्ट्रेट एज को पार करके स्क्रीन पे जाता है, आपतित होता है तथा इसको पार करके स्क्रीन पे जाता है, स्क्रीन पर जाता है। स्क्रीन XY पर आ गया। SO को आगे बढ़ाने पर, SO को एज से आगे बढ़ाने पर
बढ़ाने पर स्क्रीन के बिंदु P पर मिलती है। SO को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन के पॉइंट P पर मिलती है। P पर मिलती है। P से ऊपर का भाग प्रकाश में क्षेत्र है। पर पॉइंट P से ऊपर का क्षेत्रफल या पॉइंट P से ऊपर का क्षेत्र प्रकाश में क्षेत्र है। पॉइंट P से ऊपर का क्षेत्रफल या ऊपर का क्षेत्र प्रकाश में क्षेत्र या प्रकाशमान क्षेत्र है तथा पॉइंट P से नीचे का क्षेत्र अंधकारमय क्षेत्र है। यहां तक नोट करो। यहाँ देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस से मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स एस से उत्सर्जित सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश स्ट्रेट एज ओडी पर आपतित होता है। देखो मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स एस से उत्सर्जित सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश स्ट्रेट एज ओडी पर आपतित होता है तथा इसको पार करके स्क्रीन एक्स वाई पर जाता है। ठीक, एस ओ को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन के बिंदु P पर काटती है या P पर मिलती है। इस पॉइंट P से ऊपर की तरफ का क्षेत्र प्रकाश में क्षेत्र होता है तथा पॉइंट P से नीचे का क्षेत्र अंधकार में क्षेत्र होता है। यहाँ तक करो, लिख लो इसको। इसके बाद पढ़ते हैं जो आपका प्रकाश में क्षेत्र है, ये वाला। इस प्रकाश में क्षेत्र में विवर्तन की व्याख्या। हेडिंग डालो। पहले प्रकाश में के लिए देखेंगे, फिर अंधकार में क्षेत्र के लिए देखेंगे। हेडिंग है प्रकाश में क्षेत्र या पॉइंट P2 प्रकाश में क्षेत्र में विवर्तन की व्याख्या। इसमें देखो पॉइंट P2 पर प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरण है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को O2 बिंदु पर काटती है। स्क्रीन के पॉइंट P2 पर प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को O2 बिंदु पर काटती है। तो पहले तो यही लिखो। स्क्रीन के पॉइंट P2 पर आने वाली P2 पर लाइट सोर्स
एस से लाइट सोर्स, एस से आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को दिखाई दे रहा है। सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को O2 बिंदु पर काटती है, O2 बिंदु पर काटती है। अब यहाँ पर जो कटिबंध पहुंचेंगे, यानी यहाँ पर जो कटिबंध पहुंचेंगे वो दो भागों से पहुंचेंगे। एक तो O2 भाग द्वारा, एक WO2 भाग द्वारा, एक WO2 भाग द्वारा और एक OO2 भाग द्वारा। WO2 भाग द्वारा सारे कटिबंध पहुंचेंगे, सारे कटिबंध पहुंचेंगे तो इनके लिए तो तीव्रता समान होगी। एक OO2 से जो कटिबंध निकलेंगे या अर्धावर्ती पट्टिकाएं निकलेंगी, उन पे P2 पॉइंट का एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। यानी P2 पॉइंट पर लाइट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड OO2 जो वेव फ्रंट है उससे आने वाली अर्धपट्टिकाओं पे निर्भर करेगी। लिखो इसमें, इसलिए वेव फ्रंट दो भागों में टूट गया, O2W और O2O। इसलिए O2 वेव फ्रंट का ध्रुव बन जाएगा। वेव फ्रंट WW' का ध्रुव बन जाएगा, का ध्रुव बन जाएगा O2W से, O2W से पॉइंट P2 पर, O2W से पॉइंट P2 पर तीव्रता समान होती है। यानी तरंगाग्र दो भागों में टूट गया। तरंगाग्र के भाग O2W से पॉइंट P पर तीव्रता समान होती है, तीव्रता समान होती है। तरंगाग्र के भाग O2W से पॉइंट P पर तीव्रता समान रहती है। तथा तरंगाग्र के भाग कौन सा, O2O, O2O से P बिंदु पर तीव्रता अलग अलग होती है। O2 के कारण प्रकाश में क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग होती है,
होती है। स्क्रीन के पॉइंट P2 पर लाइट सोर्स S से आने वाली प्रकाश किरणें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को O2 बिंदु पर काटती हैं। इसलिए O2 वेव फ्रंट का ध्रुव बन जाएगा। इसलिए O2 वेव फ्रंट WW डैश का ध्रुव बन जाएगा। तरंगाग्र के भाग O2W से, जो O2W है, O2 से पॉइंट P पर तीव्रता समान होगी। जो तरंगाग्र का ऊपर का भाग है, इससे पॉइंट P, ये वाला तरंगाग्र के भाग O2W से पॉइंट P पर तीव्रता समान होगी तथा तरंगाग्र के भाग O2O से प्रकाश में क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग होती है। वो अलग अलग क्यों होती हैं? वो डिपेंड करती हैं O2O से निर्गत अर्धावर्ती पट्टिकाओं की संख्या पर। सम होगी तो क्या होगा, विषम होगी तो क्या होगा। यहाँ तक नोट करो। यानी पॉइंट P2 पर परिणामी आयाम या तीव्रता, आयाम निकालेंगे तो तीव्रता ये किसके बराबर होगी? एक तो होगी जो आपका WO2 है, WO2 तरंगाग्र WO2 के कारण आयाम, तरंगाग्र WO2 के कारण कुल आयाम, दूसरा है आपका प्लस तरंगाग्र O2O के कारण प्लस तरंगाग्र O2O के कारण तरंगाग्र O2O के कारण कुल आयाम। आयाम आ जाएगा तो तीव्रता अपने आप आ जाएगी, एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी। इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। लिखो, यदि जो OO2 है इसमें एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका स्थित है, यानी यहाँ से सिर्फ एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका निकल रही है। तो लिखो इसमें, यदि तरंगाग्र के भाग OO2 में O2O में केवल एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका स्थित हो, यदि तरंगाग्र के भाग O2O में केवल एक अर्ध आवर्ती या अर्धावर्ती अर्धपट्टिका स्थित हो, अर्धावर्ती अर्धपट्टिका स्थित हो तो पॉइंट P2 पर आयाम, जो तरंगाग्र का भाग OO2 है इसमें केवल एक पट्टिका स्थित हो, यानी यहाँ से सिर्फ एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका निकल रही है, तो P2 बिंदु पर कुल आयाम। यहाँ से तो बहुत सारी कटी बन जा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी कटी बन जा रहे हैं, तो इनका तो क्या होगा, और उनमें कलांतर आपका पाई और पथांतर λ/2, तो यहाँ से तो आपका
R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डॉट 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 बहुत सारे जा रहे हैं Rn तक, n का मान अनंत है। इसको आगे सोल्व कैसे किया था, यहाँ से R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2 ऐसे माइनस किया था डॉट 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 -1 n की पावर -1 Rn। फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट किया था अपन ने, जो फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन देखे थे वहाँ इनको कैंसिल आउट किया था, तो अपने पास आया था R1/2 R1/2 तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से एक अर्धावर्ती पट्टी का निकल रही है, उसके लिए R1 तो हो जाएगा आपका, एक तो ये हो जाएगा WO2 के कारण पॉइंट P2 पर परिणामी आयाम, ये हो जाएगा WO2 के कारण प्लस O2O के कारण, O2O के कारण कितना हो जाएगा, WO2 के कारण है आपका R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, क्योंकि n अर्धावर्ती कटिबंध है। O2O यहाँ से केवल क्या हो रहा है, एक अर्धावर्ती अर्धपट्टी का, उसका एम्पलीट्यूड R1 प्लस R1 एम्पलीट्यूड को A से ले लो, R से ले लो, R परिणामी आयाम R। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, अपन ने पहले किया है R, इसको सोल्व कर रखा है, R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से ये सब जीरो हो जाते हैं, n का मान ज़्यादा है तो आपका Rn/2 भी जीरो हो गया प्लस R1, तो यहाँ से अपने पास आया R1/2 यहाँ तक नोट करो, फिर यहाँ देख लो, यहाँ है अपना इसको यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका R1/2 प्लस R1, तो ये हो गया 3/2 R1, यानी R का मान आ गया 3/2 R1। एक तो ये आ गया। अब तीव्रता I क्या होती है, R², तो ये हो जाएगा 9/4 R1² आपका I1², तो ये आ गया I = ये हो गया आपका I = 9/4 I1, यह आपका इंटेंसिटी आ गई, यह आपका एम्पलीट्यूड आ गया। कब, जब अर्धावर्ती जो अर्धपट्टी का है, यहाँ से एक जो आपका ये भाग है O2, यहाँ से एक अर्धावर्ती अर्धपट्टी का निकल रही है, यहाँ तक करो इसको। अब दो निकालेंगे, हटाता हूँ इसको। यहाँ पर लिख लेना इसके बारे में।
यहाँ प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो लिखो यहाँ पर प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम दीप्त फ्रिंज बनती है, अर्थात प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम अदीप्त फ्रिंज दीप्त बनेगी ना, प्रथम दीप्त फ्रिंज बनती है। प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम दीप्त फ्रिंज बनती है। अब लिखो यदि तरंगाग्र के भाग O2O से या O2O में दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हों, में दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हों, अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हो, तब पॉइंट P2 पर परिणामी आयाम यदि तरंगाग्र के भाग O2O में दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हों, तब पॉइंट P2 पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वही आपका एक तो WO2 के कारण जो R होगा वो किसके कारण, WO2 के कारण प्लस O2O के कारण। WO2 के कारण कितना है, WO2 के कारण है आपका R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, O2 से कितने अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं आ रही हैं, दो, तो उनके कारण एक के कारण R1, दूसरे के कारण R2, लेकिन अपोजिट फेज में कला पाई है, तो अपोजिट फेज में तो माइनस R2, यहाँ से ये आ जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ से तो आया आपका R1/2, यहाँ से R1 माइनस R2, दोनों बराबर हैं तो कैंसिल आउट, बिकॉज R1 लगभग बराबर है R2, तो R का मान आ गया यहाँ से R1/2, ये तो आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और तीव्रता IR² यानी R1² R1² 4, इसको लिख सकते हैं I1/4, तो इंटेंसिटी आ गई I1/4 जब दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत होती है। तो ये लिखो यहाँ पर तीव्रता प्रथम उच्चिष्ट से कम है, तीव्रता या आयाम प्रथम उच्चिष्ट से कम है, प्रथम उच्चिष्ट से कम है, अतः निम्निष्ठ बनेगा, अतः प्रथम निम्निष्ठ या अदीप्त फ्रिंज, प्रथम अदीप्त फ्रिंज बनेगी, प्रथम
अदीप्त फ्रिंज बनेगी, प्रथम अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ तक लिखो, प्रथम निम्निष्ट या प्रथम अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ तक नोट करो। यानी एक अर्धावर्ती अर्धपट्टी का निर्गत हुई, एक अर्धावर्ती अर्धपट्टी का निर्गत हुई तो उससे बना आपका उच्छिष्ट, P2 बिंदु पे उच्छिष्ट। दो अर्धावर्ती अर्धपट्टी का निर्गत हुई तो बना निम्निष्ट। तीन अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित होंगी तो बनेगा आपका उच्छिष्ट, दूसरा उच्छिष्ट या दूसरी दीप्त फ्रिंज। चार अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत हुई तो दूसरा निम्निष्ट या दूसरी अदीप्त फ्रिंज। मतलब सम संख्या में अगर अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत होती हैं तो आपके उच्छिष्ट बनेंगे, दीप्त फ्रिंज बनेगी। यदि सम संख्या में, विषम संख्या में तो उच्छिष्ट और सम संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत हुई तो आपके बनेंगे निम्निष्ट या अदीप्त फ्रिंजी। तो लिखो इसमें लिखो, यदि O2 O के बीच विषम संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हों तो उच्छिष्ट बनता है, अर्थात दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, पहला हो गया विषम का। अब सम का, यदि O2 O के बीच सम संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हो, अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं स्थित हो तो निम्निष्ट बनता है, अर्थात अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, ये लिखो। इसके बाद प्रकाश में क्षेत्र के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं।
उसके बाद लिखो मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। इसमें लिखो प्रकाश में क्षेत्र के किसी पॉइंट P पर P2 पर प्रकाश की तीव्रता P2 पर प्रकाश की तीव्रता आपतित तरंगाग्र O2O से निर्गत आपतित तरंगाग्र O2O से उत्सर्ज निर्गत O2O से निर्गत अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है, की संख्या पर निर्भर करती है। प्रकाश में क्षेत्र के किसी पॉइंट P2 पर प्रकाश की तीव्रता आपतित तरंगाग्र O2O से निर्गत अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है। लिखो O2O भाग में स्थित O2O भाग में स्थित अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए पॉइंट P2 पर पॉइंट P2 पर पथांतर निकालना है। पॉइंट P2 पर पथांतर निकालना है। अतः पथांतर क्या हो जाएगा? पथांतर है आपका OP2 माइनस O2P2, ये निकालना है। प्रकाश में क्षेत्र के किसी पॉइंट P2 पर प्रकाश की तीव्रता आपतित तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र O2O से निर्गत अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है। ये अपन ने देख लिया। O2O से निर्गत सम है तो क्या होता है, विषम है तो क्या होता है, इनकी संख्या पर डिपेंड करता है।
O2 भाग में स्थित अर्धपट्टिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए पॉइंट P2 पर पथांतर देखते हैं। पॉइंट P2 पर पथांतर, और पथांतर का मान है आपका, पथांतर है OP2 माइनस O2P2। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे दिया, OP2 के लिए ये ले लिया, OP2 निकालना है। OP2 क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर और PP2 स्क्वायर, ये दूरी है आपकी x, P से P2 के बीच की दूरी x, ये है आपकी B, तो B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया OP2 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PP2 स्क्वायर, इसका 1/2, ये हो गया आपका OP का मान। B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2, B कॉमन ले लिया, 1 प्लस x स्क्वायर B स्क्वायर 1/2, यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OP2 इज इक्वल टू B प्लस x स्क्वायर 2B2, वन प्लस ये B को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका OP2 आ गया B प्लस x स्क्वायर अपॉन 2B, एक तो ये आ गया है। दूसरा निकालेंगे O2, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। दूसरा निकालेंगे O2P2 के लिए, O2P2 के लिए O2P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2 माइनस sp2 माइनस SO2, यानी ये टोटल है, इसमें से ये घटा देंगे, ये कितनी है A, सेमी तो है, ये A है तो आपकी ये भी A, यानी sp2 में से SO2 घटा देंगे तो O2 के लिए हो जाएगा O2P2 sp2 माइनस SO2। अब sp2 कैसे निकालेंगे, sp2 हो गई आपकी sp प्लस PP2, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी sp स्क्वायर प्लस PP2 स्क्वायर 1/2 माइनस A, ये आ गई। sp2 को क्या लिख सकते हैं, sp2 ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी पाइथागोरियन से sp स्क्वायर PP2 स्क्वायर और इसका रूट,
एस पी का मान कितना है? एस पी का मान है ए प्लस बी, तो ये हो गया आपकी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1/2 माइनस ए प्लस बी ले लिया कॉमन, ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ ए पावर 1/2 है, 1/2 है, तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर 1/2 माइनस ए। अब वही आपका यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायोनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम लेंगे तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो ये आ गया 1 प्लस बी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए, यहाँ आ गया। इसके बाद यहाँ कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से ये हो जाएगा, इसको यहीं कर लेते हैं माइनस ए, यहाँ देख लो ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1/b, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी स्क्वायर से किया तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी 2 ए प्लस बी माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया आपका O2P2 इज इक्वल टू आ गया b प्लस एक्स स्क्वायर 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, इसको दे लिया 3 नंबर। 2 और 3 से मान 1 में रखने पर 2 और 3 का मान 2, 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर मान रखा तो ये आ गया पथांतर b प्लस एक्स स्क्वायर 2b माइनस b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b, यहाँ कॉमन ले लिया अपन ने, लघुत्तम ले लिया 2b a प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा आपका b से तो b कैंसिल आउट हो ही गया, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ सोल्व किया तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर से ये बी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, पथांतर यहाँ पथांतर आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b ए प्लस बी, ये पथांतर आ गया, निकालो इसको। यह आपका पथांतर आ गया। इसके बाद अपन देखेंगे संपोषी और विनाशी, यानी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के लिए, वो अपन कल देखेंगे। कल आपका प्रकाश में क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा जो नीचे का
P से नीचे का यानी P1 पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर अंधकारमय क्षेत्र में विवर्तन की व्याख्या नेक्स्ट देखेंगे कल।